बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और इसमें हम देखेंगे कि सेल साइकिल किस तरह से चलता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस किस तरह से होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले स्टडी करना है सेल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू सेल्स, और उन न्यू सेल्स को हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सेल होता है, वो हमारे पास डिवीजन में जाता है, और उसमें डिवीजन होने के बाद हमारे पास जो है दो डॉटर सेल्स की सेंसेस होती है। आपके पास यहाँ पे एक चीज याद रखनी, क्योंकि ये फ्रॉम सिंगल सेल हमारे पास डिवाइड होकर दो सेल्स बनते हैं, तो जो डॉटर सेल्स होते हैं उनका साइज जो होगा वो हमेशा हमारे पास पेरेंट सेल से हमारे पास हमेशा कम होगा, क्योंकि पेरेंट सेल डिवाइड हुआ इनटू टू सेल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन हमारे पास, जो मोस्ट कॉमनली देखी जाती है, या जिसको हम सेल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी कहते हैं। प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया के अंदर जो फर्स्ट जो सेल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, दैट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, इट इन दिस सेल डिवाइड्स फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल सेल्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेल जो है वो प्रॉपर्ली डिवाइड होता है, बाइनरी फिशन के प्रोसेस में जाता है। एक ही जो है सेल से हमारे पास दो सेल बनते हैं, और इसमें दोनों के दोनों सेल जो हैं वो आइडेंटिकल कैरेक्टर्स बिहेव कर रहे होते हैं, और वो हमारे पास सिमिलर होते हैं टू इट्स पेरेंट्स। जबकि यूकैरियोट्स में हमारे पास दो तरह के हमारे पास प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज वन इज मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, सेल और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही होती है इस प्रोसेस के थ्रू। इसमें भी हमारे पास जो सेल डिवाइड होंगे वो हमारे पास आइडेंटिकल होते हैं, और दे आर मोस्टली जो है रिप्लेसमेंट और द रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल्स के लिए हमारे पास ये प्रोसेस यूज किया जाता है। थर्ड जो हमारे पास टाइप है, दैट इज मियोसिस। इसमें फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स सेल्स और द गैमीट सेल्स होते हैं, और इसमें इन तीनों में अगर देखा जाए तो डिफरेंसेस ये हैं कि बाइनरी फिशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है, जबकि हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस जो होती है वो हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर होती है। माइटोसिस में हमारे पास जो है, आपने याद रखना है कि जो डिप्लॉइड नंबर होता है 2n नंबर जो होता है वो हमारे पास मेंटेन होता है, वो हमारे पास मेंटेन रहता है। जबकि मियोसिस में हमेशा हमारे पास क्या होगा, n नंबर मेंटेन रहेगा, हैप्लॉइड नंबर मेंटेन रहेगा, क्योंकि लेटर ऑन हमारे पास जो दो सेल्स हैं, हमारे पास एक स्पर्म सेल्स होते हैं और दूसरे ओवम सेल्स होते हैं, ये हमारे पास फ्यूज होते हैं, और उसकी वजह से दोबारा से डिप्लॉइड नंबर मेंटेन हो जाता है। दैट इज व्हाई के आफ्टर मियोसिस हमेशा जो है आपके पास जो सेल्स होंगे दे विल कंटेन द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जबकि जो माइटोसिस की वजह से जो हमारे पास सेल्स बनेंगे उनके अंदर जो है वो हमारे पास डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि व्हाई डू सेल्स डिवाइड, व्हाट इज द नीड ऑफ द नीड टू डिवाइड अ सेल। अब उसकी रीजन ये है कि हमारे पास एक सेल है, वो फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल ग्रो कर रहा है, नॉर्मल प्रोसेसेस कर रहा है, नॉर्मल फंक्शंस कर रहा है, उसको क्या जरूरत पड़ी है हमारे पास डिवाइड होने की। सो द आंसर इज फर्स्ट वन, डीएनए ओवरलोड। हमारे पास क्या होता है, इफ सेल हमारे पास क्या है, हमारे पास जब एक सेल मौजूद है वो फंक्शन कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली हमारे पास ये क्या है, वो एक स्टेडी स्टेट में नहीं रहता, वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, वो इंक्रीज इन साइज कर रहा है, उसके न्यू न्यू प्रोसेसेस स्टार्ट करने हैं। सो इफ सेल ग्रो विदाउट लिमिट, अगर कोई भी लिमिट नहीं है सेल के ग्रोथ होने की, तो देयर इज एन इंफॉर्मेशन क्राइसिस वुड डेवलप, वहां पे एक इंफॉर्मेशन क्राइसिस डेवलप होने का चांस होता है। डीएनए कैन नॉट सर्व द नीड ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द सेल। जब सेल बड़ा होता जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका हमारे पास क्या है, उसकी नीड्स भी बढ़ जाएंगी, उसको ज्यादा से ज्यादा हमारे पास प्रोटीन चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस करने हैं, उसको उतने ही ज्यादा हमारे पास जो है प्रोसेस करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस करना पड़ेंगे। सो देयर विल बी एन इंफॉर्मेशन क्राइसिस, एंड देयर और डीएनए जो है हमारे पास इस पूरे प्रोसेस को हैंडल नहीं कर पाएगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास सेल जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। सेकंड जो हमारे पास इशू आता है वो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेल है, उसका इतना बड़ा सरफेस एरिया नहीं है, उसकी इतनी ज्यादा डिमांड्स नहीं है, उसको इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, उतना उसका इतना ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो उस चीज को हमारे पास फुलफिल किया जा सकता है। मगर जब हमारे पास सेल जो है काफी बड़ा हो जाता है, तो उसको हमारे पास उतने ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसेस भी उतने ज्यादा हो रहे हैं, उसको उतना ही ज्यादा वेस्ट मटेरियल भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इस वजह से आपके पास जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो हमारे पास उतना ज्यादा एफिशिएंटली उस प्रोसेस को हमारे पास नहीं करवा पाती, कि हमारे पास उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो उतना ज्यादा एफिशिएंटली हमारे पास इनसाइड सेंटर तक नहीं पहुंच सकता, जो इसकी निस्बत हमारे पास ज्यादा एफिशिएंटली कम टाइम में पहुंच सकता है। वेस्ट जो है वो हमारे पास जो है एफिशिएंटली जो है हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता, और अगर हमारे पास जब सेल ये बड़ा होगा तो ये दोनों प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगे, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और हमारे पास रिलीज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी ऑफ द सेल बढ़ जाएगी, इनसाइड सेल बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल कम्युलेट होने की वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी और सेल की डेथ हो सकती है। सो ड्यू टू दीज टू इश्यूज, फर्स्ट इज द डीएनए ओवरलोड, की डीएनए को के ऊपर जो लोड बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को मेंटेन रखने के लिए, ताकि सेल इंटीग्रिटी मेंटेन रख सके, तो हमारे पास सेल क्या डिसाइड करता है कि वो हमारे पास जाएगा किस तरफ, सेल डिवीजन की तरफ।
सो प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेल डिवीजन की हमने जो 3 टाइप्स पढ़ी हैं हमारे पास, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन में बेसिकली हो क्या रहा था। सो बाइनरी फिशन इज अ प्रोसेस जो हमने कहा था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेनली हो रहा होता है, और इसके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज द डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड वन इज द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन में क्या है कि डीएनए की कॉपी बनती है। जब डीएनए की कॉपी बनती है इट रिजल्ट्स इन 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम। उसकी वजह क्या है डीएनए की रेप्लिकेशन करने की? उसकी वजह ये है कि जब आपके पास एक सेल है और आप चाह रहे हो 2 सेल बनाने की तरफ, अगर आपके पास एक ही डीएनए है तो वो किसी एक सेल को फिर मिलेगा, दूसरे सेल को हमारे पास वो डीएनए नहीं मिलेगा। तो इस चीज के लिए हल के लिए सेल क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन करता है। जब उस डीएनए रेप्लिकेशन करता है तो हमारे पास क्या होगा? उसके पास ये देखें आप 2 डीएनए उसके पास मौजूद हो गए, जो एक डीएनए स्ट्रैंड या एक डीएनए की कॉपी जो है वो एक सेल को दे सकते हैं डॉटर सेल को, और दूसरी डॉटर सेल को देगा। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हर एक चीज की होगी। सेकंड, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो है उस टाइम पे सेल हमारे पास इस पूरे प्रोसेस में साथ साथ कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, वो अपनी ग्रोथ स्टॉप नहीं कर रहा। तो हमारे पास क्या करेगा? क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में दोनों क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट करेंगे और मूव कर जाएंगे अवे टू फ्रॉम द सेंटर, साइड्स की तरफ मूव कर जाएंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो इन्वेजिनेशन हुई है सेल मेम्ब्रेन की, और वो फाइनली हमारे पास जो है डिवाइड कर देती है दोनों सेल्स को एक दूसरे से, फॉर्मिंग 2 सेल्स। ठीक है, सो ईच न्यू डॉटर सेल विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल एंड टू ईच अदर। तो इसमें हमारे पास एक चीज आपको याद रखनी है, इसमें डॉटर सेल एक दूसरे के साथ भी हमारे पास जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, और दूसरी चीज हमारे पास वो हमारे पास जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के लिए भी। ठीक है, नाउ आपके पास सेल साइकिल क्या है, हम स्टडी करते हैं अब सेल साइकिल। सो हम देखते हैं सेल साइकिल में हमारे पास क्या चीज है, सेल ग्रो किस तरह से कर रहा है। ठीक है, हमारे पास सेल ग्रोथ में सेल साइकिल में आपको हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देयर आर 2 फेजेस। द फर्स्ट वन इज द इंटरफेज एंड द सेकंड वन इज द एम फेज। इंटरफेज जो होती है इट इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। इसमें सबसे पहले क्या होगी कि जब भी सेल डिवाइड होगा तो वो हमारे पास जो है एंटर करेगा द फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरफेज, दैट इज G1 फेज। इसमें सेल क्या करता है? ग्रो करना स्टार्ट करता है। G1 फेज में हमारे पास सेल की जितनी भी ग्रोथ होती है वो G1 फेज में हो रही होती है। उसके बाद जब वो एक सर्टन स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो हमारे पास क्या करता है? हमारे पास रियलाइज करता है कि इससे ज्यादा अब मुझे जो है इश्यूज आ रहे हैं। वही इश्यूज जो हम दो डिस्कस कर चुके हैं। पहला इशू क्या था जी कि हमारे पास जो है एक तो इन्फॉर्मेशन क्राइसिस का इशू था, और दूसरा जो कि डीएनए ओवरलोड का बाइस बन रहा था, और दूसरा हमारे पास जो इशू था वो ये इशू था कि हमारे पास जो सेल है वहां पे एफिशिएंट जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स नहीं हो रहा। तो वहां पे जाके सेल डिसाइड करता है और वो क्या कहता है जी चलो जी अब मुझे जो है डीएनए जो सेलुलर डिवीजन की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले उसके पास वही रिक्वायरमेंट के 2 डीएनए होने चाहिए, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए, ताकि हमारे पास जो है वो आगे उसको ट्रांसफर कर सके दोनों सेल्स को, 2 डॉटर सेल्स जो बनेंगे। तो वो एस फेज में क्या करता है? बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन। तो एस फेज इज टोटली जो है हमारे पास डील कर रही है विद द डीएनए रेप्लिकेशन। उसके अंदर जो उसके इश्यूज आएंगे, चाहे वो मिसमैच हैं, चाहे वो रिपेयर के इश्यूज हैं, वो सारे एस फेज में हमारे पास देखे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है प्रिपरेशन जो है G2 फेज में सेल एंटर होता है। जी अब मेरे पास जो है दोनों तरह के हमारे पास जो है 2 तरह के जो हमारे पास सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, और अब वो G2 फेज में मोस्टली क्या करता है? प्रिपरेशन कर रहा होता है। इसमें क्या होता है? वो सारे एंजाइम्स जो प्रोड्यूस करेगा जो कि उसको हमारे पास एम फेज के लिए चाहिए, और वो अगेन से जो दोबारा सारी चीजों को देखेगा, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है उसको जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी डुप्लीकेशन कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, जिनकी आगे फर्दर आगे हमारे पास क्या होनी है? डिवीजन होनी है, इक्वली डिवीजन होनी है दोनों डॉटर सेल्स में। उसके बाद वो एम फेज में एंटर करते हैं। हमें पता है एम फेज में हमको माइटोसिस या कहा जाता है एम फेज में माइटोसिस या मियोसिस भी हो सकता है, मगर हम माइटोसिस एक जनरल सोमैटिक सेल की बात कर रहे हैं। सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करते आए हैं कि क्या होता है। तो प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल की। मेटाफेज में हमारे पास वो प्रॉपर क्रोमोसोम्स बन के मेटाफेज प्लेट पे आ जाते हैं। एनाफेज में वो सेग्रीगेट करना स्टार्ट करते हैं, और टेलोफेज में दोबारा से हमारे पास वो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की रीअपीयरेंस हो जाती है। हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसकी जो है हमारे पास डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, और हमारे पास जो है उसके बाद फाइनली साइटोकाइनेसिस होता है, और हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सो दिस इज हाउ सेल साइकिल इज रनिंग। सो सेल साइकिल इंटरफेज की अगर हम बात करें तो हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो उसमें हमारे पास जो है इसको पीरियड ऑफ ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन का फेज भी कहा जाता है बिटवीन द डिवीजन्स। ठीक है, तो G1 फेज में सेल इंक्रीज करेगा साइज में। G2 S फेज में हमारे पास रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, और 2 न्यू डॉटर सिस्टर क्रोमेटिड जॉइंट बाय सेंट्रोमियर की फॉर्मेशन हो सकती है, मगर इस टाइम पे कंडेंस्ड डीएनए नहीं होता। G2 फेज में ऑर्गेनेली डबल हो जाएंगी, न्यू साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड ऑल अदर स्ट्रक्चर्स नीडेड फॉर द माइटोसिस फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी। सारी इन चीजों की सिंथेसिस हो जाएगी।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल डिवीजन की, तो हमारे पास देखा जाए तो डीएनए फाउंड ऑन क्रोमोसोम लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो हमारे पास जितना भी क्रोमोसोम होगा वो न्यूक्लियस ऑफ द सेल होगा, और सेल साइकिल कंटीन्यूअस प्रोसेस होगा, और सेल इसमें ग्रो भी करेगा, ठीक है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगी, उसके बाद ऑर्गेनल डुप्लीकेशन होगी, फाइनली डिवीजन होगी टू फॉर्म द डॉटर सेल। तो दो मेन स्टेप्स हो रहे हैं, एक हो रहा है माइटोसिस हो रहा है जी आपके पास जो है उसमें, और हमारे पास माइटोसिस में हमारे पास दो मेन स्टेप हैं आपके पास, जिसमें एक तो न्यूक्लियर डिवीजन होगी, दूसरी साइटोकाइनेसिस होगी। माइटोसिस में 4 स्टेप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जो है वो मेन स्टेप्स हैं, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो जाती है, और फाइनली साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें आपके पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, और उसके बाद आपके पास जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन हो जाती है। अब इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल है उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है। फॉर एग्जांपल एक सेल है, वो हमारे पास G1 फेज कवर कर रहा है और वो एस फेज में जा रहा है, तो क्या उसकी अपनी मर्जी है कि वो जब भी चाहेगा वो एस फेज में मूव कर जाएगा? नहीं। तो वहां पे इस पूरे प्रोसेस को हमारे पास डिफरेंट चीजें कंट्रोल कर रही हैं, देयर आर वेरियस चेक पॉइंट्स। तो हमारे पास रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिन्स, वो कंट्रोल करते हैं सेल साइकिल एट चेक पॉइंट, वो सेल साइकिल कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल G1 से एस फेज में जा रहे हैं, तो वहां पे जिसको चेक किया जा रहा है, एस फेज से G2 फेज में जा रहे हैं, तो उसको वहां पे चेक किया जा रहा है कि आया सेल इस काबिल है या वो अपनी वो फेज कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि आपके पास सेल के अंदर बहुत सारे इस तरह के जो है हमारे पास प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जो कि उसको मिसगाइड कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट फेज में मूव कर रहे हैं। सो G1 आपके पास 3 तरह के चेक पॉइंट्स होते हैं, G1 चेक पॉइंट्स होते हैं, एस चेक पॉइंट्स होते हैं, और एम फेज चेक पॉइंट्स होते हैं। तो 3 तरह के आपके पास चेक पॉइंट्स हैं। G1 चेक पॉइंट डिसाइड वेदर आर नॉट सेल विल डिवाइड, ठीक है। G1 चेक पॉइंट चेक करेगा, हाँ जी, कि अब वाकई में आपके सेल के ऊपर ओवरलोड है, वाकई में आपका सेल जो है वो सफिशिएंटली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं कर रहा है, या उसको जरूरत है हमारे पास सेल डिवीजन की। उसके पास एस फेज जो चेक पॉइंट वो डिटरमिन करते हैं कि डीएनए जो है वो प्रॉपर्ली रेप्लिकेट हुआ, उसके अंदर कोई मिसमैचेस नहीं है, कोई उसके अंदर रिपेयर की जरूरत तो नहीं है, कहीं पे कोई इशू तो नहीं है। और फाइनली माइटोटिक स्पिंडल चेक पॉइंट्स जो आ जाते हैं हमारे पास, इनको हमारे पास एम फेज चेक पॉइंट्स कहा जाता है। दे इंश्योर द क्रोमोसोमल अलाइनमेंट एट द माइटोटिक प्लेट, और ये हमारे पास बेसिकली आपके पास मेटाफेज के अंदर मौजूद होते हैं। सो सेल साइकिल्स एंड चेक पॉइंट्स तो 3 तरह के आपके पास हैं। सेल ग्रोथ चेक पॉइंट G1 चेक पॉइंट इसको बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास एस चेक पॉइंट आ जाता है और एम फेज चेक पॉइंट आ जाता है। सो सेल ग्रोथ चेक पॉइंट का काम क्या है, अकर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रोथ फेज G1, check whether the cell is big enough and has made the proper proteins for the synthesis phase, and if not the cell goes through a resting period G0 until it is ready to divide. So there is another thing that is G0 phase. अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल सेल ग्रो करता करता आ रहा है और यहाँ तक वो पहुंचा है, और वो वहां पे क्लेम कर रहे हैं जी कि मैं सफिशिएंटली जो है अपने सारे प्रोसेस कर चुका हूँ, मैं ग्रो कर चुका हूँ, मुझे जो है डिवीजन की जरूरत है। तो उस टाइम पे क्या होता है, G1 चेक पॉइंट्स होते हैं वो देखें, यहाँ पे आपके पास G1 फेज कंप्लीट हो रही है, मगर G1 चेक पॉइंट्स जो है वो इस पॉइंट पे मौजूद है आपके पास, ठीक है। ये वो पॉइंट है। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास G1 चेक पॉइंट पे जब वो उसको चेक किया जाता है, हाँ जी वाकई में अभी उसको फिर भी उसके पास टाइम होता है आपके पास G1 चेक पॉइंट्स के पास कि वो उसको कंट्रोल कर सके। अभी तक G1 फेज कंप्लीट नहीं हुई, उसके बाद के प्रोसेस उसको बाद में करने देंगे। तो वो चेक करते हैं जी आया आपके पास वाकई में सेल कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल फॉर किसी भी डिफरेंट इश्यूज की वजह से आपके पास वो चीज प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका है और सेल जो है वो फॉल्स क्लेम कर रहा है जी कि आपके पास जो है उसने अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर ली, तो वो क्या करते हैं उसको सिंपली एंटर कर देते हैं G0 फेज में। G0 फेज इज आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, और उस फेज में जाके वो क्या करते हैं, सेल अपने आप का जितनी भी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उसको नीड हैं फॉर द नेक्स्ट फेज वो अपनी कंप्लीट करता है, और दोबारा से वो आता है और उसके चेक पॉइंट G1 चेक पॉइंट्स उसको चेक करते हैं और उसको फिर आगे मूव करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल अब वो एस फेज में आ जाते हैं, वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके एस फेज में आ गए। सो डीएनए एस सेंसस चेक पॉइंट्स क्या करता है, अगर ड्यूरिंग द एस फेज, ठीक है, वेदर डीएनए हैज बीन रेप्लिकेटेड करेक्टली एंड इफ सो द सेल कंटिन्यूज ऑन द माइटोसिस। तो वो यहाँ पे वही चीज चेक करेगा जी कि रेप्लिकेशन प्रॉपर हुई है, रिपेयर्स की जरूरत है कि नहीं है, डैमेजेस कोई हैं कि नहीं है। अगर वो सारी चीजें नहीं है तो वो उसको मूव कर देता है इनटू नेक्स्ट फेज। G2 फेज में हमारे पास नॉर्मली कोई भी हमारे पास चेक पॉइंट नहीं होता, छोटे मोटे चेक पॉइंट्स होते हैं मगर मेजर चेक पॉइंट कोई भी नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जब एम फेज में आ जाते हैं तो हमारे पास माइटोसिस चेक पॉइंट इसको कहा जाता है, एम फेज में होता है, और चेक वेदर द माइटोसिस इज कंप्लीट, इफ सो सेल डिवीजन डिवाइड्स एंड साइकिल रिपीट्स। और ये सारी चीजें चेक करेगा माइटोटिक प्लेट के ऊपर उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट हुई है कि नहीं, क्योंकि माइटोटिक प्लेट के ऊपर आपकी अलाइनमेंट जरूरी है, क्योंकि उस पॉइंट पे आके आपके पास सेग्रीगेशन का प्रोसेस होगा, आपके पास जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनकी सेपरेशन होगी। तो हमारे पास वो पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरत है। जब उस पॉइंट पे हमारे पास कंप्लीट अलाइनमेंट हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स जो है हमारे पास सेग्रीगेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाती हैं।
सो कैंसर सेल्स के अंदर क्या चीज हो रही है, तो रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से हमारे पास जब भी बनेंगे तो वो क्या बनेंगे, कैंसर सेल्स बनेंगे, दे रिप्रोड्यूस मोर रैपिडली देन द नॉर्मल सेल्स एंड मास फॉर्म कॉल्ड ट्यूमर्स, और इनको की वजह से हमारे पास जो मास की फॉर्मेशन होती है उसको हम ट्यूमर भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर देखा जाए कि हमारे पास नॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है, एक सेल से हमारे पास ये 2 सेल्स बन रहे हैं, उसके बाद इस सेल से 2 सेल, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला जो सेल है इसके अंदर नॉर्मल ग्रोथ जो है वो हमारे पास लॉस होगी, और हमारे पास नॉर्मली होना यही चाहिए कि इस सेल को हमारे पास एपोप्टोसिस के प्रोसेस में इंटर कर दिया जाए और उसकी किलिंग कर दिया जाए, ठीक है। एपोप्टोसिस इज द नेचुरल सेल डेथ, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, समटाइम्स क्या होता है, ये कैंसर सेल जो है इस एपोप्टोसिस के प्रोसेस को इन्वेड कर जाते हैं, मतलब ये जो है हमारे पास उसको हमारे पास डॉज कर जाते हैं। जब वो डॉज कर जाते हैं तो हमारे पास ये एक सेल से हमारे पास ये देख सकते हैं, आफ्टर फर्स्ट म्यूटेशन हमारे पास इतने सेल्स बन रहे हैं, आफ्टर सेकंड म्यूटेशन दिस इज द थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ म्यूटेशन, और ये दिस इज द अनकंट्रोल्ड मास ग्रोथ, और इसमें हमारे पास एक दफा एपोप्टोसिस आपके पास स्किप हो गई तो आपके पास कैंसर सेल को हमारे पास कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो रही है, आपके ट्यूमर की हो रही है। सो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एस फेज चेक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज सेल साइकिल, तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं डॉटर सेल्स की सेंसिस हुई है, उसके बाद सेल ग्रोथ एंड क्रोमोसोम रेप्लिकेशन हो रही है, उसके बाद देखें अब यहाँ पे आपके पास, यहाँ से हम देखते हैं फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर सेल ग्रोथ एंड क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन हुई है, सो दिस इज एस फेज के गुजरने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ये इस तरफ चल रहा है, ये देखें ये एस फेज, ये हमारे पास वो चीज दिखा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 हमारे पास सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है, उसके बाद क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन हो रही है यहाँ पे, और उसके बाद सेल डिवीजन हो रही है। सो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, अब इस तरफ देखते हैं क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, वही चीज हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास 2 डीएनए हमारे पास मौजूद है, माइटोसिस हुई है और सिंगल साइट हमारे पास इस साइड पे मूव करके, और फाइनली साइटोकाइनेसिस होगी। सो दिस आर द मेजर इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल। और हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास these are the events of the eukaryotic cell division as seen under a microscope, कि हमारे पास सबसे पहले इंटरफेस हुई है, इंटरफेस गुजरने के हमारे पास दिस इज होल इंटरफेस, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी हुई है, सेल ग्रोथ भी हुई है। उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स हैं प्रोफोस में, वो हमारे पास सेंट्रियोल्स के अपीयरेंस की वजह से जनरेट होनी शुरू हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई है, प्रोमेटाफेज में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली डिसअपीयर हो गई है, और क्रोमोसोम हमारे पास मेटाफेज प्लेट की तरफ आने शुरू हुए, मेटाफेज में हमारे पास वो कंप्लीटली हमारे पास मेटाफेज प्लेट के ऊपर आ गए हैं, और हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है कि एनाफेज स्टार्ट हुई, जिसमें हमारे पास सेग्रीगेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और फाइनली हमारे पास टीलोफेज में हमारे पास वो अपने टर्मिनल्स पे पहुंच गए हैं, हमारे पास स्पिंडल फाइबर शॉर्टनिंग हो गई है, हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गई है, और फाइनली हमारे पास जो है साइटोकाइनेसिस होते हुए दोनों सेल्स की हमारे पास डिवीजन हो गई। सो दीज आर द 4 फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वही सारी चीजें हैं पहले, मगर एम फेज में आपने याद रखना है 2 तरह की डिवीजन हो रही है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, और दूसरे में आपके पास साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रही है। रेस्ट ऑफ द 3 फेजेस विल बी टर्म्ड एज इंटरफेज। अब यहाँ पे देख सकते हैं जी कि आपके पास 2 तरह की हमारे पास स्पीशीज है यीस्ट की, पहली है फ्री एंड यीस्ट और दूसरी है बडिंग यीस्ट। तो फ्री एंड यीस्ट में हम देखते हैं G1 फेज में हमारे पास जो है हमारे पास एक ही न्यूक्लियर जीनोम है, वो थोड़ा सा इंक्रीज G2 फेज में, S फेज से गुजरने के बाद जब जो G2 फेज में पहुंची है, एक तो उसके पास साइज में इंक्रीज आ गया, और दूसरा आप देख सकते हैं उसके पास 2 जेनेटिक मटेरियल मौजूद हैं। लेटर ऑन हमारे पास यहाँ पे M फेज में हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन हुई है, और देन लेटर ऑन आपके पास देख सकते हैं आपके पास साइटोकाइनेसिस हुई है, और 2 सेल्स के आपके पास फॉर्मेशन हुई। अब बडिंग यीस्ट में वही चीज हो रही है। अब देखें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, बड की एक फॉर्मेशन होती है, और आपके पास साथ में आपका साइज भी इंक्रीज हुआ, और आपके पास 2 न्यूक्लियर मटेरियल भी आ गए। उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में आ जाता है, और उसमें हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास सेपरेशन होगी, जिसमें हमारे पास सेग्रीगेशन का प्रोसेस हुआ है, और उसके बाद फाइनली आपके पास डिवीजन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ ओवरऑल जो फेजेस हैं सेल साइकिल की वो सिमिलर रहती हैं आपके पास इन बोथ ऑफ द जो है स्पीशीज ऑफ द यीस्ट। अब उसके बाद बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर एंड सेंसिटिव सीडीसी, हमारे पास जो म्यूटेंट्स हैं उनमें हमारे पास देखा जाए तो रूम टेम्परेचर हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है बहुत टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखिए नॉर्मल सेल आपके पास G फेज में भी जा रहे हैं, S फेज में भी जा रहे हैं, G2 में भी जा रहे हैं, और M फेज में भी जा रहे हैं। जबकि हमारे पास हाई टेम्परेचर पे रिस्ट्रिक्टिव हाई टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास सेल्स जितने भी हैं वो खुद को होल्ड कर लेते हैं G1 फेज में, वो फर्दर हमारे पास डिवीजन की तरफ नहीं जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ योर सेल साइकिल इज वर्किंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। होप सो कि आपने सारी चीजें अंडरस्टैंड की होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।